नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे राजनीतिक विज्ञान का अध्याय 1 भारतीय संविधान। इस अध्याय के अंदर हम देखेंगे कि संविधान होता क्या है, संविधान की जरूरत क्यों पड़ी, संविधान कैसे लिखा गया, संविधान किसने लिखा गया और संविधान के अंदर कुछ मुख्य बातों के बारे में देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि संविधान होता क्या है, तो संविधान जो है इसे मैं एक पुस्तक, एक किताब कह सकता हूं। एक ऐसी किताब जिसमें बहुत सारे नियम लिखे गए हैं। और नियम कैसे? एक अच्छे राज्य बनाने का नियम, या कुछ ऐसे दस्तावेज कि एक राज्य के ऊपर शासन कैसे किया जाए, ऐसे नियमों से बंधी एक किताब को ही क्या कहा जाता है? संविधान कहा जाता है। जैसा कि हम देखते हैं कि नियमों व कानूनों का वह लिखित दस्तावेज जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है, संविधान कहलाता है। और अगर मैं भारतीय संविधान की बात करूं तो भारतीय संविधान का जनक बोला जाता है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को बोला जाता है। अब बात करते हैं संविधान के, इसका उद्देश्य क्या था। जैसे कि मैंने आपको कहा, इस अध्याय के अंदर अपने संविधान के बारे में, संविधान के उद्देश्यों के बारे में कि संविधान बनाने की जरूरत क्यों पड़ी या संविधान के उद्देश्य क्या थे। तो संविधान कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है और इसमें पहला है कि यह दस्तावेज उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार रच सकते हैं। देखो बच्चों, संविधान का मतलब है कि हरेक देश, हरेक जो व्यक्ति है अपने देश में स्वतंत्र है। वो अपने हिसाब से, अपने अनुसार, अपने द्वारा निर्वाचित किए व्यक्तियों को संविधान सभा का, या मैं से बोलूं कि मंत्रिमंडल का हिस्सा बनाता है, संसद का हिस्सा बनाता है, जो उस व्यक्ति के लिए वहां अलग अलग कानूनों पर विचार करता है। यानी कि जो सत्ता जो है, शासन जो है, वो सीधा एक व्यक्ति के हाथ में आ गया है। यही संविधान सभा का पहला उद्देश्य था कि किसी एक व्यक्ति को सत्ता का शासक न बनाकर पूरी समूची जनता को ही क्या बना दिया जाए? शासक बना दिया जाए। संविधान का दूसरा मुख्य उद्देश्य होता है देश की राजनीतिक व्यवस्था को तय करना। देखो बच्चों, राजनीतिक व्यवस्था का मतलब है कि कैसे देश का विकास किया जाएगा, किन पहलुओं से गुजरना होगा। देखो, कोई एक व्यक्ति ये काम नहीं कर सकता था, तो इसके लिए मुझे बहुत से अलग अलग व्यक्तियों की या एक ऐसे समूह की आवश्यकता थी जो मिलकर अलग अलग क्षेत्रों में विकास पर अपना योगदान दे, विकास में भागीदारी निभाए। तो उस समूह को या उसमें निर्वाचित व्यक्तियों को बोला जाता है संसद, और इस सब की व्यवस्था की गई है संविधान के अंदर। अब मैं बात करता हूं कि लोकतंत्र। देखो बच्चों, लोकतंत्र जो शब्द है ना, इस लोकतंत्र शब्द का मतलब है लोगों द्वारा। यानी कि जो शासन है वो किसके द्वारा किया जा रहा है? लोकतंत्र, यानी कि लोगों के द्वारा किया जा रहा है। एक ऐसा शासन जहां लोग असली शासक हैं, तो उस शासक को या उस शासन को बोला जाता है लोकतंत्र, यानी कि लोगों का तंत्र। लोकतंत्र में संविधान का एक महत्वपूर्ण काम यह होता है कि कोई भी ताकतवर समूह किसी दूसरे या कम ताकतवर समूह या लोगों के खिलाफ अपनी ताकत का इस्तेमाल न करे। क्योंकि देखो, संविधान जो है ना बच्चों, सब लोगों को समानता का अधिकार देता है, यानी कि सभी लोग समान हैं। अब चाहे वो जाति के आधार पर हो, चाहे लिंग के आधार पर हो, चाहे वो रंग के आधार पर हो, चाहे वो किसी अमीर व्यक्ति की संतान हो, चाहे किसी गरीब व्यक्ति की संतान हो। अगर किसी व्यक्ति ने कोई जुर्म किया है, कोई अपराध किया है, तो सभी को एक समान सजा का प्रावधान है। यह हमारे संविधान में कभी भी ऐसा नहीं देखा जाता कि ये व्यक्ति तो अमीर है या धनी व्यक्ति है तो इसकी सजा कम कर दी जाए, ये धनी व्यक्ति नहीं है तो इसकी सजा को बढ़ा दिया जाए। ऐसा हमारे संविधान में कोई भी प्रावधान नहीं है। हमारा संविधान या हमारे संविधान में जो कानून लिखे गए हैं वो सभी व्यक्तियों के लिए एक समान है। वो चाहे भारत का राष्ट्रपति भी क्यों ना हो, उस पर भी सभी के नियम, सभी के सभी कानून लगते हैं। आगे बात करते हैं अल्पसंख्यकों पर बहुसंख्यकों की इस निरंकुशता या दबदबे पर प्रतिबंध लगाना भी संविधान का महत्वपूर्ण कार्य है। देखो, संविधान निर्माण से पहले हम देखते आए थे कि जो ताकतवर राजा हुआ करते थे वो अपने से कमजोर राजा को अपने अंदर मिला लेता था या उसको गुलाम बना लेता था। राज शासन के अंदर जो गरीब व्यक्ति या जो गरीब तबके के लोग होते थे उनके ऊपर अत्याचार किए जाते थे। तो ये सारा जो था हमारा संविधान निर्माण इसीलिए किया गया है ताकि सबको एक दृष्टि से, समान दृष्टि से देखा जा सके। बहुसंख्यक का मतलब है
देखो बच्चों, जो हर एक देश है उसके अंदर कोई ना कोई जाति, कोई ना कोई समुदाय बहुसंख्यक होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहां रहने वाले जो अल्पसंख्यक व्यक्ति हैं उनका दमन किया जाए, उन पर अत्याचार किए जाए। तो जो संविधान जो होता है उन अल्पसंख्यक जो व्यक्ति हैं उनके अधिकारों का हनन होने से बचाता है। इसका तीसरा महत्वपूर्ण कारण यह है कि हम खुद को अपने आप से बचा सकें। देखो, इसका मतलब है, जैसे इसका हालिया अगर मैं एग्जांपल देखूं तो हमारा पड़ोसी राज्य है म्यांमार। म्यांमार राज्य के अंदर अभी सत्ता परिवर्तन हुआ और सत्ता परिवर्तन के बाद वहां सैनिक शासन लगा दिया गया, यानी कि वहां अब जो भी नियम है सैनिकों द्वारा या वहां के जनरल के द्वारा तय किए जाएंगे, बनाए जाएंगे। तो कुछ लोग, कई बार क्या होता है, कोई एक व्यक्ति विशेष की मैं बात कर रहा हूं, मान लो कोई एक व्यक्ति किसी सरकार के द्वारा खुश नहीं है, तो अब वो क्या चाहता है कि इस सरकार की जगह अगर जो शासन है अगर मैं सेना को दे दूं तो शायद वो अच्छा शासन करेगी, पर ऐसा नहीं होता। ये जो सेना जो होगी वो एक दमनकारी शासन करेगी, उसके अपने सख्त नियम होंगे। तो अपने आप से बचाने का मतलब यही है कि ऐसे विचारों से अपने आप को बचा कर रखना। अगर हम ऐसा चाहते हैं तो हम चाहकर भी ऐसा ना कर सकें, इसी का मतलब है हम खुद को अपने आप से बचा कर, यानी कि अगर हमारे दिमाग में, हमारे मन में ऐसे विचार आए और हम ऐसा कुछ कर सकते तो हम ये कर जाते, जो कि हमारे लिए भविष्य के अंदर क्या होता, खतरनाक साबित होता। तो हम ऐसा करने से बचे हैं, किसके कारण, संविधान के कारण। यह ऐसे प्रावधानों को आसानी से पलटने नहीं देता जिनके जरिए नागरिकों को अधिकारों का आश्वासन मिलता है और उनकी स्वतंत्रता की रक्षा होती है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, मान लो अगर मैं सैनिक शासन को सर्वोच्चता दे देता तो अब सैनिकों का हमारे ऊपर राज हो जाता, जैसा कि म्यांमार में है। तो वहां आज की अगर तारीख में देखे जाए तो म्यांमार के अंदर सैनिक शासन लगा हुआ है और वहां के लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, जो कि अगर वहां एक स्थायी सरकार होती तो नहीं होता। तो हमारा संविधान इन सब से हमारे बचाने की रक्षा करता है या हमें बचाने का प्रयास करता है। भारतीय संविधान, अब मैं बात करूंगा भारतीय संविधान और उसके मुख्य लक्षण या उसकी मुख्य बातों की, कि भारतीय संविधान क्या है, क्या नहीं है, कैसे बना। देखो, संविधान की जरूरत क्यों पड़ी। देखो, अंग्रेजों के शासन से पहले, यानी कि आधुनिक भारत के इतिहास से पहले हम पर मुगलों ने राज किया। मुगलों के बाद अंग्रेज आए और अंग्रेजों ने अपने नियम बनाए। अंग्रेज समय समय पर रेगुलेटिंग एक्ट लाते थे। रेगुलेटिंग एक्ट का मतलब एक नियमों से भरा हुआ जत्था, यानी कि इसके अंदर शासन कैसे चलाया जाए उनसे संबंधित नियम हुआ करते थे। तो अंग्रेज उन्हीं नियमों के अनुसार हमारे ऊपर राज करते थे और वो जो नियम होते थे वो अंग्रेज सरकार खुद बनाती थी और वो नियम हमें मानने पड़ते थे। हम उन नियमों को मानने के लिए बाध्यकारी थे। तो जब हमने ऐसी परिस्थितियां देखी कि जब कोई शासन करता है, कोई शासक होता है जिसमें जनता की भागीदारी नहीं होती, तो वहां जनता का दमन किया जाता है, उनको अपने हिसाब से शोषण किया जाता है। तो उस दमन से, उस शोषण से बचने के लिए हमारे जो उस समय के जो अनुभवी लोग थे उन्हें ये ज्ञात हो गया कि हमें भी कहीं ना कहीं संविधान की या लोकतंत्र की आवश्यकता है। हमारा जो भविष्य है वो ऐसे किसी अन्य व्यक्ति के या किसी अन्य राजा के शासन में नहीं चल सकता। तो यहाँ बात करते हैं औपनिवेशिक राज्य, यानी कि ब्रिटिश शासनकाल की बात कर रहे हैं। औपनिवेशिक राज्य के लंबे अत्याचारी शासन, औपनिवेशिक राज्य के लंबे अत्याचारी शासन ने भारतीयों के सामने इतना जरूर स्पष्ट कर दिया था कि स्वतंत्र भारत को एक लोकतांत्रिक देश होना चाहिए। इसका मतलब है कि उस समय के जो अनुभवी लोग थे उन्होंने ये मान लिया था कि अब भारत के ऊपर किसी भी राजा का राज नहीं होना चाहिए या किसी देश का राज नहीं होना चाहिए। हमारे देश का हर एक नागरिक सम्मान होना चाहिए या हर एक नागरिक के पास बराबर अधिकार होने चाहिए। तो ये सब उस समय जो हमारे अनुभवी लोग थे उन्होंने सोचा और उसी के दृष्टिगत आज हमारा संविधान तैयार किया गया है। भारत में लोकतांत्रिक सरकार का गठन कैसे किया जाए और उसके कामकाज के नियम क्या हों, यह काम किसी एक आदमी के वश का नहीं था। इसमें लगभग 300 लोगों ने, मैं बात करता हूं बच्चों संविधान सभा की। देखो 1946 के अंदर 1946 के अंदर संविधान सभा की स्थापना की गई। संविधान सभा की स्थापना की गई
और इस संविधान सभा का काम था संविधान निर्माण करना। और इस संविधान सभा के अंदर लगभग 300 लोग थे और इन लोगों का काम था संविधान का निर्माण करना। और संविधान सभा की जो मांग थी, संविधान सभा की मांग जवाहरलाल नेहरू ने उठाई थी। अगर मैं बात करूं सबसे पहले संविधान सभा की मांग किसने की थी, तो वो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। तो अब इस संविधान सभा का गठन हो चुका था। इस संविधान सभा का काम था संविधान का निर्माण करना और इसके अंदर लगभग 300 लोग थे। तो 1946 से लेके 1949 यानी कि 3 साल तक संविधान के निर्माण का कार्य चला और 3 साल तक इसमें विभिन्न प्रकार की अलग अलग प्रकार की सभाएं होती गई, बैठकें होती गई और उनमें अलग अलग देशों के संविधान को पढ़ा गया, उन संविधानों को इकट्ठा किया गया और एक प्रारूप तैयार किया गया। और संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष थे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने संविधान को अंतिम रूप दिया। तो यहां देखते हैं, देखो 1949 या मैं से बोलूं कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था और इसीलिए 26 नवंबर के दिन संविधान दिवस बनाया जाता है। आगे देखते हैं, इसमें लगभग 300 लोगों ने योगदान दिया था। 1946 में गठित की गई थी, संविधान सभा के सदस्य थे। 22 संविधान के निर्माण के लिए अगले 3 साल तक संविधान सभा की बैठकें होती रही, यानी कि 1949 तक बैठकें हुई और 26 नवंबर 1949 को लास्ट पठन के बाद, अंतिम पठन के बाद संविधान सभा ने संविधान का निर्माण को अंतिम मंजूरी दी, यानी कि संविधान को अंतिम मंजूरी दी और 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था। उन्होंने अपने इस ऐतिहासिक दायित्व को बहादुरी से पूरा किया और देश को एक ऐसा कल्पनाशील दस्तावेज दिया जिसमें राष्ट्रीय एकता को बनाए रखते हुए विविधता के प्रति गहरा सम्मान दिखाई देता है। देखो बच्चों, जो भारतीय संविधान था उसमें कुल 22 भाग थे। भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं और 395 अनुच्छेद हैं। 22 भाग और 395 अनुच्छेद हैं और भारत का जो संविधान है विश्व का सबसे बड़ा संविधान भी कहलाता है। यानी कि विश्व के अन्य देशों से तुलना करें तो भारत का संविधान सबसे बड़ा है, जिसके अंदर 22 भाग और 395 अनुच्छेद हैं। और इन अनुच्छेदों के अंदर अलग अलग बातें कही गई है कि कैसे अपने न्याय संगत रहते हुए देश का विकास कर सकते हैं। यहाँ की जैसे कि बताए गए सबको राष्ट्रीय एकता को देखते हुए कैसे हम देश का विकास कर सकते हैं। उन्होंने जो दस्तावेज तैयार किया उसमें सामाजिक आर्थिक सुधारों के जरिए गरीबी उन्मूलन और जनप्रतिनिधियों के चयन में जनता की महत्वपूर्ण भूमिका पर काफी जोर दिया। जनप्रतिनिधियों के चयन का मतलब है संसद में लोगों को कैसे पहुंचाया जाए, एक निर्वाचन प्रणाली, कैसे लोगों का निर्वाचन किया जाए, इन सब चीजों के बारे में किसमें बताया गया, हमारे संविधान के अंदर बताया गया है। आगे देखते हैं। अब देखो, अब हम बात करते हैं हमारे भारतीय संविधान के मुख्य अंगों की, किसमें प्रमुखता से किन बातों का ध्यान रखा गया है। और सबसे पहला आता है संघवाद। देखो, जो संघवाद का मतलब होता है अलग अलग सरकारें। जैसे कि अगर मैं आज भारत उपमहाद्वीप की बात करूं तो भारत के अंदर केंद्र के अंदर अलग सरकार है, यानी कि केंद्र के अंदर भी एक सरकार होती है और हर एक राज्य की एक अपनी सरकार होती है। तो यहाँ दो अलग अलग प्रकार की सरकारों का व्यवधान है और दोनों ही सरकारें अपने अपने हिसाब से कानून बना सकती है। यानी कि ऐसा नहीं है कि राज्य की सरकार के पास स्वतंत्रता नहीं है। जो राज्य सरकारें होती हैं वो भी अपने हिसाब से कानूनों का निर्माण कर सकती है, जो केंद्र सरकार होती है वो भी अपने हिसाब से कानूनों का निर्माण करती है। यहाँ देखो, संघवाद का मतलब है कि इसका मतलब है देश में एक से ज्यादा स्तर की सरकारों का होना। जैसा कि मैंने आपको बताया कि केंद्र के अंदर, जैसे कि हमारे यहाँ लोकसभा के चुनाव होते हैं। देखो बच्चों, लोकसभा जो है, लोकसभा के चुनाव से हम केंद्र के अंदर जो सरकार है उसका चयन करते हैं और विधानसभा के चुनाव से, जो विधानसभा के जो चुनाव होते हैं, इन चुनावों के जरिए जो राज्य स्तर पर जो सरकार आती है हम उसका
चयन करते हैं। तो यहां हमारे पास कितनी प्रकार की सरकारों का प्रावधान आ गया? 2। ऐसे ही एक पंचायत स्तर पे होती है, पंचायत स्तर पर भी एक सरकार होती है, उसे हम हमारे संघवाद का तीसरा पहलू भी कहते हैं। जैसा कि यहां बताया गया है कि हमारे देश में राज्य स्तर पर भी सरकारें हैं और केंद्र स्तर पर भी सरकारें हैं, और पंचायती राज व्यवस्था शासन का तीसरा स्तर है। संघवाद का मतलब ही यही होता है कि अलग अलग सरकारों का गठन होना। आगे चलते हैं, अब देखते हैं संसदीय शासन पद्धति। संसदीय शासन पद्धति का मतलब है कि कैसे संसद के अंदर लोगों का चुनाव किया जाता है, कैसे वहां प्रतिनिधि पहुंचते हैं, उनकी निर्वाचन की व्यवस्था क्या होती है, उन सब चीजों के बारे में बताता है हमें संसदीय शासन पद्धति। सरकार के सभी स्तरों पर, सभी स्तरों का मतलब है केंद्र सरकार और राज्य सरकार की, पर प्रतिनिधियों का चुनाव लोग खुद करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारे यहाँ लोकतांत्रिक सरकार है। लोकतांत्रिक सरकार का मतलब है कि लोगों द्वारा चुनी गई सरकार, लोकतांत्रिक सरकार। अब जैसे कि जब हमारे लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, चुनाव होते हैं, तब भी हम वोटिंग करते हैं, जाकर वोट दे के आते हैं अपने प्रिय प्रत्याशी को। और जब विधानसभा के चुनाव होते हैं तो तब हम अलग से वोटिंग करते हैं। तो वो वोटिंग का जो अधिकार है, वो जो हम चुनाव कर रहे हैं और उस चुनाव में जो विजेता बनता है, वो हमारी तरफ से हमारा प्रतिनिधि बनकर संसद के अंदर या विधानसभा के अंदर बैठता है। मताधिकार का मतलब है कि अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में देश के सभी लोगों की सीधी भूमिका होती है। यानी कि मैं किसी व्यक्ति को चुनाव में जिताना चाहता हूं, अपना प्रतिनिधि बनाकर संसद में भेजना चाहता हूं, तो मैंने जाकर उस व्यक्ति को वोट दे दिया। अगर वो व्यक्ति जीत जाता है तो मेरी तरफ से संसद के अंदर कौन जाएगा? वही मेरा प्रतिनिधि जाएगा। अब हम देखते हैं शक्तियों का बंटवारा। देखो, हमारे यहाँ शक्तियों का बंटवारा विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में किया गया है। देखो, एक तो होती है बच्चों विधायिका। देखो, ये जो विधायिका होती है, इसका चयन लोगों द्वारा किया जाता है। यानी कि हमने जो अपने मताधिकार का प्रयोग करके जिन लोगों को संसद में भेजा है, वो लोग विधायिका के सभी लोग विधायिका के क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। और इसी विधायिका में से कुछ लोगों को कार्यपालिका का सदस्य बनाया जाता है, जिन्हें हम मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल कहते हैं। देखो, सभी सांसद जो होते हैं वो मंत्री नहीं बनते, तो सभी सांसद जो होते हैं वो विधायिका के अंतर्गत आते हैं, जो विधि का निर्माण करते हैं, कानूनों का निर्माण करने में सहायता करते हैं। देखो, नाम से स्पष्ट है, विधायिका मतलब विधि निर्माण करने वाली इकाई। विधायिका का काम होता है विधि का निर्माण करना, कानूनों का निर्माण करना, जबकि कार्यपालिका का काम होता है उन कानूनों को लागू करना। अगर मैं कार्यपालिका की बात करूं तो कार्यपालिका का काम होता है कानूनों को लागू करना। यानी कि कानून बनाने का काम किसका था? विधायिका का। और कानूनों को लागू करने का काम किसका होता है? कार्यपालिका का। और जो हमारा तीसरा अंग है वो है न्यायपालिका, जो कि इन दोनों से ही क्या है? स्वतंत्र है। कार्यपालिका और विधायिका का कोई भी हस्तक्षेप हमारी न्यायपालिका में नहीं होता, और न्यायपालिका के तहत ही हम अलग अलग न्यायालयों की व्यवस्था करते हैं। संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका मतलब जो विधि का निर्माण करेंगे, कार्यपालिका मतलब जो कानूनों को लागू करेंगे, और न्यायपालिका मतलब जो इन कानूनों की रक्षा करेंगे। विधायिका में हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, जिनका हमने निर्वाचन किया है, वो सभी के सभी प्रतिनिधि किस में आते हैं? हमारी विधायिका में आते हैं। कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह है जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने का काम देखते हैं, यानी कि मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद के लोग जो मंत्री हैं। और न्यायालयों की व्यवस्था को न्यायपालिका कहा जाता है। आगे देखते हैं हम, अब बात करते हैं हम मौलिक अधिकारी कौन। देखो, मौलिक अधिकार जो है, अगर बच्चों में मौलिक अधिकारों की बात करूं तो मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि मौलिक अधिकार कहां से लिए गए, क्योंकि देखो, हमने जो संविधान तैयार किया था वो अलग अलग देशों के संविधानों को पढ़कर उनसे जो हमें बातें उचित लगी, उन बातों का समावेश हमने हमारे संविधान में किया। तो अगर मैं बात करूं कि मौलिक अधिकार इन्हें हम मूल अधिकार भी कहते हैं, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मूल अधिकार या मौलिक अधिकार कहां से लिए गए थे, तो मूल अधिकार या मौलिक अधिकार लिए गए थे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। और हमारे
संविधान के अंदर मौलिक अधिकारों की संख्या, देखो प्रारंभ में अगर मैं बात करूं, जब संविधान का निर्माण हुआ था उस समय थी 7 और आज है 6। एक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, अब इस अधिकार को मूल अधिकारों से हटा दिया गया है और अब हमारे पास अधिकारों की संख्या कितनी है? 6। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है। मूल अधिकार यानी कि हर एक व्यक्ति को जो अधिकार प्राप्त होते हैं उन अधिकारों को बोला जाता है मूल अधिकार। मौलिक अधिकार वाला खंड, अच्छा ये भारत के संविधान के भाग 3 में आते हैं। भारत के संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 के मध्य आते हैं। भारतीय संविधान की अंतर आत्मा भी कहलाता है। मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से बचाते हैं। मौलिक अधिकारों के अलावा हमारे संविधान में एक खंड नीति निर्देशक तत्वों का भी है। देखो जैसे मौलिक अधिकार है वैसे ही हमारे संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का आर्टिकल 51A के अंदर, आर्टिकल 51A के अंदर नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं जो कि एक राज्य के संचालन के लिए आवश्यक अनुच्छेद बनते हैं। संविधान सभा के सदस्यों ने यह खंड इसलिए जोड़ा था ताकि और ज्यादा सामाजिक व आर्थिक सुधार लाए जा सके। देखो मौलिक अधिकार या जो मूल अधिकार होते हैं ये हर एक व्यक्ति के जन्म से ही उस पर लागू हो जाते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं ये कोई राज्य अपनाता है या नहीं अपनाता ये उसके ऊपर निर्भर करता है। धर्मनिरपेक्षता, देखो नाम से ही स्पष्ट है बच्चों, धर्मनिरपेक्षता यानी कि भारत एक ऐसा धर्मनिरपेक्ष राज्य है जिसमें किसी भी एक धर्म को सर्वोच्चता नहीं दी जाएगी, यानी कि सभी धर्मों को क्या माना जाएगा? बराबर माना जाएगा। धर्मनिरपेक्ष राज्य वह होता है जिसमें राज्य अधिकृत रूप से किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता। अब मैं बात करता हूं भारतीय संविधान में लिखित मौलिक अधिकारों में से कुछ अधिकार। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया मौलिक अधिकार या मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? 6, और उनमें पहला है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार का मतलब है कि जाति, लिंग, रंग आदि के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। कानून की नजर में हर एक व्यक्ति समान है, बराबर है। तो ये क्या था? अपना समानता का अधिकार था कि कानून की नजर में सभी लोग समान हैं। इस अधिकार में यह भी कहा गया है कि धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। देखो स्वतंत्रता के अधिकार में जीवन जीने का अधिकार आ गया, बोलने का अधिकार आ गया, हमें हमारी सभाएं करने का अधिकार आ गया, हमें कमेटी बनाने का अधिकार आ गया। ये सब आते हैं स्वतंत्रता के अधिकार में। यानी कि इस अधिकार के अंतर्गत अभिव्यक्ति मतलब अपनी अभिव्यक्ति करना या अपने बारे में बताना या अपने विचार प्रकट करना, इसको हम बोल सकते हैं अभिव्यक्ति। और भाषण की स्वतंत्रता यानी कि हम कहीं भी खड़े होकर भाषण दे सकते हैं, अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं। जैसा कि अगर मैं आज के समय में देखूं तो अभिव्यक्ति का सबसे बढ़िया जो माध्यम है वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के ऊपर लोग अपने विचार जो होते हैं उनको प्रस्तुत करते हैं। अगर सरकार के प्रति किसी को कोई नाखुश है कोई सरकार के प्रति तो अपने विचार सरकार के खिलाफ लिखता है। सबके अपने अपने तरीके हैं। सभा संगठन बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में आने जाने और रहने तथा कोई भी व्यवसाय, पेशा या कारोबार करने का अधिकार शामिल है। ये सभी आते हैं हमारे स्वतंत्रता के अधिकार में। शोषण के विरुद्ध अधिकार, देखो शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी कि अगर आपका किसी भी प्रकार का शोषण हो रहा है तो उसके खिलाफ भी हमारे पास अधिकार है। यानी कि आज से कुछ समय पहले की मैं बात करूं तो बंधुआ मजदूरी हुआ करती थी। बंधुआ मजदूरी मतलब किसी मजदूर को कर्जे में रखकर उम्र भर बिना उसे पैसा दिए या बिना उसे उसका मानदंड दिए उसे मजदूरी करवाई जाती थी, तो वो बंधुआ मजदूरी में आते थे। ऐसे ही आप देख सकते हैं यहाँ एक छोटा बच्चा मजदूरी कर रहा है, यानी कि इसका शोषण हो रहा है। हमारे संविधान में प्रावधान है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है। अब हम बात करेंगे धार्मिक स्वतंत्रता। अब देखो बच्चों, धार्मिक स्वतंत्रता का मिलना बहुत ज्यादा जरूरी आवश्यक क्यों था? क्योंकि देखो अगर मैं भारतीय
उपमहाद्वीप या भारत देश की बात करूं तो भारत देश के अंदर जो बहुसंख्यक समाज है वो है हिंदू समाज। अगर धार्मिक स्वतंत्रता नहीं होती तो एक दिन ऐसा भी आ सकता था कि हिंदू समाज जो है अपने से दूसरे समाज यानी कि जो दूसरे वर्ग हैं उनका दमन करना प्रारंभ कर जाता, उन्हें धार्मिक स्वतंत्रता नहीं देते। तो इसी चीज का ध्यान, इन्हीं बातों का ध्यान रखते हुए हमारे संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का भी अभिलेख किया गया है। सभी नागरिकों को पूरी धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने, उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार दिया गया है। यहां तक कि मैं अपना धर्म परिवर्तित कर सकूं, इसका भी मुझे अधिकार है, हमारे धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में दिया गया है। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, देखो अलग अलग धर्मों के अंदर अलग अलग विचारधारा होती है, उनके अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। तो कोई भी धर्म अपने हिसाब से अपने रीति रिवाजों को कर सकता है। ये किस में आता है? शैक्षणिक और सांस्कृतिक अधिकार के अंदर। संविधान में कहा गया है कि धार्मिक या भाषाई सभी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं। जैसे कि अगर मैं मुस्लिम समुदाय की बात करूं तो मुस्लिम समुदाय मदरसे खोलती है। तो मदरसे में अगर मैं बात करूं तो प्रॉपर, तो वहां मुस्लिम धर्म से संबंधित जो लोग होते हैं वो वहां पर जो प्रारंभिक शिक्षा दी जाती है वो मदरसे में दी जाती है। ऐसे ही अलग अलग धर्म के लोग अपने अपने हिसाब से अपनी शैक्षणिक संस्थान में बोलूं या किसी भी तरीके से मंदिर के माध्यम से या गुरुद्वारों के माध्यम से अपने अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। सबको इस चीज की स्वतंत्रता प्राप्त है। और लास्ट है हमारा संवैधानिक उपचार का अधिकार। इस अधिकार को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा। उनके अनुसार ये जो अधिकार है बाकी अन्य अधिकारों के हनन की क्या करता है? रक्षा करता है। इस अधिकार के माध्यम से अगर हमारे ऊपर या हमारे किसी अन्य अधिकार का हनन हो रहा है तो इस अधिकार के माध्यम से हम न्यायालय के अंदर जा सकते हैं। जैसा कि यहां बताया गया है कि यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो इस अधिकार का सहारा लेकर वह अदालत में जा सकता है। तो बच्चों, इसी के साथ हमारा ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। इस अध्याय के अंदर हमने संविधान के बारे में पढ़ा, संविधान होता क्या है, इसके निर्माण की जरूरत क्यों पड़ी, कैसे बना, किसने बनाया और इसके मूल खंड क्या क्या थे। अब मिलते हैं हमारे अगले अध्याय के साथ। धन्यवाद।